अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर के इस लेक्चर में हमारे तीन बेसिक पॉइंट्स जो हमको डिस्कस करना है वो आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहे हैं। वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तीनों भी टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने आज के इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखना है और नोट डाउन भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देखिए, जैसा हमने इससे पहले आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी वेक्टर्स के दो पार्ट होते हैं, किसी भी वेक्टर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है टेल, जहाँ से वो वेक्टर शुरू होगा, और जहाँ पर एरो लगा होता है, जहाँ पर वो ख़त्म होता है, उसे हम हेड कहते हैं। ओके, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग वेक्टर्स लेंगे। ओके, मान लो कि हमने एक वेक्टर लिया ए बार, जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम एक दूसरा वेक्टर लेते हैं। सपोज करो हमने एक दूसरा वेक्टर ये लिए रेड कलर में, तो ये इसका टेल है, ये वाला पॉइंट, और ये इसका हेड है। ओके, हम इस वेक्टर का नाम बी बार रख देते हैं। तो अगर हमको इन दो अलग अलग वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो तो हम एक काम ये करेंगे कि पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल, इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्या करना है, दोबारा गौर से सुनो आप लोग। हम पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, इनको साथ में जोड़ेंगे और फिर पहले वेक्टर की टेल के साथ दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने पर वो जो वेक्टर हमको नया वाला जो वेक्टर मिलेगा, जो पहले वाले के टेल और दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन करके मिलेगा, वो हमारा एडिशन होगा। मतलब वो ए बार और बी बार के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलो देखते हैं किस तरह से होगा। ये वाला जो वेक्टर है बी, तो इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। अब आप देखिए, अगर मैं इस वेक्टर यानी वेक्टर बी बार का अगर मैं यहाँ ला के उसको ऐसे रख देता हूँ, मान लो कि ये मैंने बी बार वेक्टर को ऐसे ला के रख दिया, तो बी बार का जो टेल है वो ये है और ये ए बार वेक्टर का हेड है, तो दोनों को टच कर दिए। अब ये इसका हेड है बी बार का, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल के साथ दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ही हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक वेक्टर यहाँ मिल गया। ये वेक्टर हमेशा ए बार प्लस बी बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। आया ध्यान में। अब इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कहते हैं, तो वो आप ये डिज़ाइन को देखकर समझ गए होंगे। यहाँ पर पूरा पूरा एक ट्रायंगल जैसा तैयार हुआ है, इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर ये फिगर पर से आपको ये बोला जाए कि आप इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखिए, वेक्टर इक्वेशन, तो आप देखो इसकी वेक्टर इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जो वेक्टर है ए बार, वो अगर मैं ये पॉइंट्स के कुछ नाम रख देता हूँ, मान लो ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए से लेकर बी तक जो वेक्टर है उसका नाम है ए बी बार वेक्टर। फिर मैं बी से आगे बढ़ूंगा तो बी से लेकर सी तक जाऊंगा तो बी से लेकर सी यानी बी सी बार वेक्टर। तो ए बी बार वेक्टर मतलब ये वेक्टर, बी सी बार वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए से लेकर सी तक, तो ए सी बार वेक्टर। ये जो आप लोगों के सामने इक्वेशन दिख रही है, इसे हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए ये वेक्टर इक्वेशन होगी। तो ये था मामला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, उर्दू में अगर हम बोलें तो ये ट्रायंगल लॉ का मतलब रहेगा मुसल्लस का कानून, यानी वेक्टर्स को ऐड करने का, वेक्टर्स का मजमुआ लेने का मुसल्लस का कानून। ओके, चलिए इसको इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट हमको जो आज कवर करना है, जो देखना है, वो है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके,
अब आप देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप ऐसा इमेजिन करो, मान लो यहाँ पर ये हमने एक वेक्टर लिए ए बार, ओके, यहाँ पर इस वेक्टर का टेल है और इस वेक्टर का ये वाला ये यहाँ पर हेड है, ओके। और अब आपको एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, मान लो दूसरा वेक्टर आपके पास ये वाला है बी बार, ये इसका टेल है यहाँ पर और ये इसका हेड है, ओके। और अब आपको ऐड करना है इन दो वेक्टर्स को, लेकिन यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में जोड़ देंगे। अभी हमने ट्रायंगल लॉ देखा, तो ट्रायंगल में हमने क्या किए थे, पहले वेक्टर के हेड के साथ में दूसरे का टेल जोड़ दिए थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम दोनों वेक्टर्स के टेल्स को आपस में जोड़ेंगे, ओके। तो अब आप देखो, ये वाले वेक्टर को उठाकर मैं यहां से ऐसे मुतवाजी एकदम पैरेलल वे में उसको यहां लेकर आऊंगा और इस जगह लाकर दोनों के टेल्स आपस में जोड़ दूंगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये वाला वेक्टर उठाकर मैंने यहां लाके रख दिया और ये कुछ तो भी इस तरह से नजर आने लगा यहाँ पे, ओके। अब ये हमारा बी बार वेक्टर है, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठाकर सरका के यहां ला लिया, इस तरह से लेकर आया कि दोनों पैरेलल हैं और दोनों के मतलब बी बार और ए बार दोनों के टेल्स एक जगह पे लाके रख दिए। अब हम एक काम करते हैं, इससे पैरेलल वे में यहाँ पर हम एक वेक्टर या फिर एक लाइन को इमेजिन कर लेते उतनी ही बड़ी, और इससे पैरेलल मतलब ए से पैरेलल हम एक लाइन यहाँ इमेजिन कर लेंगे ऐसे, ओके। अब आप देखो, ये अगर मैंने इससे पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाया, इससे पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाया, तो अब ये जो चीज़ तैयार हो गई, ये एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेल्स और ये जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, इन दो लोगों को आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये वाला जो वेक्टर तैयार हुआ इसको हम आर बार कह सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी ए बार प्लस बी बार। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो एकदम आसान है, अगर हम दो अलग अलग वेक्टर्स की टेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, एक ही पॉइंट पर अगर जोड़ दें और फिर एक पैरेललोग्राम तैयार करें, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल तैयार होगा वो डायगोनल वेक्टर ए बार और बी बार, यानी वो दोनों वेक्टर्स का सम जो है, उनका जो एडिशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। आया ध्यान में, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उर्दू में इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है मुतवाजिउल अज़ला, ओके। तो मुतवाजिउल अज़ला का कानून, यानी वेक्टर्स के मजमूए का मुतवाजिउल अज़ला का कानून। तो इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको जस्ट समझाने के लिए वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज़ है। तो इफ़ द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड फॉर्म्ड पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशन, ओके। इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे, उर्दू में अगर हमको बोलना है तो हम इस तरह से कहेंगे कि दो अलग अलग वेक्टर्स की टेल्स को आपस में एक जगह जोड़ते हैं, एक मुतवाजिउल अज़ला तैयार करते हैं, उस मुतवाजिउल अज़ला का जो वित्र होगा वो वित्र दोनों वेक्टर्स यानी ए बार और बी बार के मजमूए को जाहिर करेगा। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझ सकते हैं या उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। अब हमको एक और चीज़ देखना है कि ये जो वेक्टर्स की जो एडिशन होती है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओके। यानी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक अब हम लेने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिए कि वेक्टर एडिशंस के अंदर यानी दो वेक्टर्स को अगर आप दो या तीन वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ओके। अब ये दोनों में क्या मीनिंग है, दोनों का मतलब क्या है, उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। देखिए, सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको आपको बताता हूँ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो आपने यहाँ पर ये एक वेक्टर लिया ए बार, ओके, और इस जगह पर आपने दूसरा वेक्टर ले लिया बी बार।
अब जाहिर है यहाँ पर हमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर ये वाला जो वेक्टर बीच में जो आएगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा ए बार प्लस बी बार को। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका ये कहना है कि अगर आपने ए बार में बी बार को ऐड किए तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बी बार में ए बार के बराबर। ओके, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, बी बार प्लस ए बार। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जाहिर है ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, और इसको समझने के लिए इसको अगर प्रूफ करना हो तो इसको प्रूफ यही डायग्राम से कर सकते हैं। कैसे हम प्रूफ करेंगे, आप देखो ये ए बार है, ओके, ये बी बार है, तो ये ए बार और बी बार इन दोनों का सम ये वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। अब आप इसको इसको आप इस अंदाज में ले लो कि ये बी बार वेक्टर है और इससे पैरेलल वेक्टर ये है, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं ए बार का नाम दे देता हूँ। तो अभी इस हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ से, यानी ये वाली इस ब्रांच में अगर आप बात करो तो ये आ जाएगा बी बार प्लस ए बार। ओके, अब आप देखो ये वेक्टर बी बार है और इससे पैरेलल ये वाला वेक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पर इस वेक्टर का नाम बी बार होगा। अब आप ये वाली ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। आपको समझ में आया? आप देखो एक ही डायग्राम को देखकर हम दोनों बातें कर सकते हैं। ये ब्रांच में जाएंगे तो ये ए बार प्लस बी बार यानी ये वेक्टर, और अगर ये ब्रांच में जाएंगे तो बी बार प्लस ए बार यानी फिर से ये वेक्टर। तो इस तरीके से हम जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस बोल दो उसको, या जस्ट इस फिगर को यूज करके हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि ए बार प्लस बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। आप लोग याद रखो ऐसा 3 वेक्टर्स का भी किया जा सकता है, यानी 3 वेक्टर्स का मतलब ये होगा कि चलो हम उसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे मान लो हाँ, हमने एक वेक्टर लिया ए बार, उसमें दूसरा वेक्टर ऐड किया बी बार, उसमें तीसरा वेक्टर ऐड किया सी बार। ओके, तो इसका मतलब होगा सी बार प्लस बी बार प्लस ए बार। इसका दूसरा मतलब ये होगा सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार। इसका एक मतलब होगा बी बार प्लस ए बार प्लस सी बार। ये सब एक दूसरे से इक्वल आएंगे। ओके, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वेक्टर्स को आप ऐड कैसे भी करो, आगे पीछे एक दूसरे के मतलब उनकी नंबरिंग जो रहेगी वो आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट एक ही आएगा। ये है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है वेक्टर एडिशन के लिए, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब देखिए क्या है। इसका मतलब ये होगा, मान लो आपने एक वेक्टर ली ए बार, उसमें बी बार ऐड करे, ओके, और फिर आपने इन दोनों के एडिशन के अंदर आपने एक तीसरा वेक्टर सी बार ऐड कर दिए। ओके, पहले आपने क्या करे, ए बार और बी बार लिए और उनको उनके एडिशन के अंदर एक तीसरा वेक्टर सी बार ऐड कर दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ए बार वेक्टर लिए और उसको बी बार और सी बार के एडिशन में ऐड कर दिए। ये जो चीज आप देख रहे हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये जो चीज है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी अलग अलग वेक्टर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। अब इस चीज को अगर प्रूफ करना हो तो आप देखो इस तरह से कर सकते हो। मान लो ये ए बार वेक्टर है और ये बी बार वेक्टर है, ठीक है। अब आप देखो इसको इन दो वेक्टर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ये बन गया ए बार प्लस बी बार। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें तीसरा वेक्टर ला लेता है एक। मान लो मैंने तीसरा वेक्टर सी बार यहाँ ले लिया, तो अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को इसके साथ मिलाना है। अगर इस वेक्टर को इसके साथ मिलाना है तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट ये होगा इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, क्लियर। तो ये था, यानी अभी मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ए बार प्लस बी बार पहले ले लिए, उसमें सी बार वेक्टर ऐड कर दिए। ओके, अब ये जो चीज़ अभी यहाँ पर आ गई ए बार प्लस बी बार और इसमें हमने सी बार को ऐड कर दिए। अब यही वाली चीज़ हम बदल के भी कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मुझे बदल कर करना हो तो अब आप लोग देखो, सबसे पहले तो ये डायग्राम आप नोट डाउन करके रख लो।
ठीक है, अब मैं इसका बदला हुआ रूप यहाँ पर आपको दूसरे से करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ये एक वेक्टर लिए बी बार, उसके साथ में ये एक दूसरा वेक्टर ले लिए सी बार, इन दोनों को आप ऐड कर डालो। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये होगा ये वाला वेक्टर बनेगा बी बार प्लस सी बार। ओके, ये बी बार प्लस सी बार वाला वेक्टर हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक तीसरा वेक्टर ले लो ए बार ऐसे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा ऐसे, मतलब ये वाला वेक्टर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में ए बार ऐड हो गया। ओके, तो ऐसे कहो या ऐसे कहो, दोनों का मीनिंग एक ही है, फाइनल आंसर जो है वो एक ही आएगा। अगर मुझे ये चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट करना होता तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता था, यानी मैं यहाँ पे क्या करता था, इस जगह पर अगर मुझे एक ही फिगर पे से अगर एक्सप्लेन करना हो तो भी बहुत इजीली किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पे ये बी बार है, तो अभी हम क्या करेंगे, ए बार को अलग कर लो और अब आप बी बार और सी बार को आपस में जोड़ दो। तो अगर ये बी बार और सी बार को आपस में जोड़ दिए तो ये वाला वेक्टर बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी बार प्लस सी बार, इसके साथ में इसको मिला है तो ये रिजल्टेंट ये आएगा, आंसर वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पर। ओके, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमेशा एग्ज़ाम्स में हमेशा उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कीजिए। जनरली ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता, टू प्रूफ R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा, यानी इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। ओके, ये इस तरीके से भी आता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू पी बार मतलब पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर पी क्यू आर ये सब के सब मैग्नीट्यूड्स हैं, पी बार क्यू बार और आर बार की। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको किया जा सकता है। आप ऐसा इमेजिन करो, मान लो ये एक वेक्टर है जिसका नाम है पी बार। ओके, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से उसको इमेजिन कर लो आप लोग इतना, और ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है ये क्यू बार है और इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। अब क्योंकि ये दोनों के टेल्स एक जगह पे है तो इसलिए होगा ये कि मुझे यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना होगा। तो मैं इन दोनों टेल्स में से यहाँ से एक ऐसा डायगोनल निकालूंगा, यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। आप देखो इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से इसको बना देता हूँ पहले। ये कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बनेगा और ये लाइन यहाँ तक आएगी इस जगह तक, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो मैंने बीच में ये जो लाइन ड्रॉ किया हूँ ये एक्चुअली आर बार है और इसकी वैल्यू बेसिकली होगी पी बार प्लस क्यू बार, यानी वेक्टर्स में अगर देखा जाए तो ये वेक्टर ऐसा है, यहाँ से ऐसे सिंपल सीधा सीधा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, अब मुझे आर बार की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाना है, मतलब ये फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे और इनके कुछ नाम रख देते हैं। मान लो ये ए बी, इसके बाद ये सी डी, और अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसे आगे। ओके, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, यानी इस जगह पर मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा यहाँ का ये एंगल 90 का बन जाएगा। मैं इसका कुछ एक नाम रख देता, ए बी सी डी, इसका नाम ई रख देते हैं, ठीक है। अब आप देखो सारी कहानी जो है वो इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर छुपी हुई है और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब जो 10th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा है वो सब आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि ये लाइन पी बार, ये वेक्टर पी बार है तो इससे पैरेलल वे में ये वेक्टर जो है ये भी पी बार है। ओके, अब अगर ये पी बार है, ये पी बार है, तो ये दोनों को क्रॉस किया है ये लाइन ने। ओके, एक लाइन, आप इसका मीनिंग इस तरह से लो, देखो ये दो लाइन पैरेलल है और इनको एक लाइन ऐसी क्रॉस करे तो आप याद रखो
कि इसमें बनने वाला ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, बराबर है, दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। तो ये वाली कहानी यहाँ भी रिपीट होंगी। पी बार और क्यू बार वाली लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसका मतलब वही वाला एंगल यहाँ भी आएगा, तो ये एंगल थीटा है। ओके, ये चीज़ समझ में आई सब लोगों को? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, इस फिगर के अंदर हमको एक ये एंगल मालूम पड़ गया, साथ ही साथ हमको ये साइड जो है पी ये मालूम है। तो ये दो चीज़ों को यूज़ करके हम ये वाली साइड और ये वाली साइड भी मालूम कर सकते हैं। देखिए ये वाली साइड कैसे मालूम करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। एंगल थीटा के साथ में ये चीज़ जुड़ी हुई है। ओके, जो साइड जुड़ी हुई रहती है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ओके, तो कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड मतलब सीई अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाला, मतलब ये साइड, और ये साइड है पी। ओके, हम उसको सी डी भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू पी है। अब आप पी को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा सी ई इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, मतलब ये वाली जो साइड है सी से लेकर ई तक, इसकी वैल्यू हमको मिली पी कॉस थीटा। ओके, देखो आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं इसी ट्रायंगल के अंदर। अब आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर थीटा एंगल के साथ में ये अगर इसको देखें तो ये उसका अपोजिट साइड हो जाएगा। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन। तो हम क्या करेंगे, वापस इसी ट्रायंगल के अंदर अब हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब डी ई अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो है वो पी है। ओके, अब आप पी को शिफ्ट कर लो, यह आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा। इसका मतलब हमको यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू जो है वो मिल गई पी साइन थीटा। ओके, क्लियर? तो हमने इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड मालूम कर लिए पी कॉस थीटा, ये साइड मालूम कर लिए पी, यानी ये पी कॉस थीटा और ये साइड पी साइन थीटा। ओके, अब हमारा अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो है ये वाला ट्रायंगल। आप देखो ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा डॉट कर देता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट ए से आप देखो, उसके बाद पॉइंट ई और उसके बाद पॉइंट डी। मैं इसका नाम अलग से बता देता हूँ, ट्रायंगल ए ई डी। देखो आप गौर से, ए ई डी, ये वाला जो ट्रायंगल है ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ख़ास बात ये होती है कि उसको देखते बराबर हमको एक साइंटिस्ट याद आना चाहिए, एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब पाइथागोरस प्रिंसिपल अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो आप देखो ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 का है, तो इसके लिए हाइपोटेनियस ये वाला हुआ, मतलब हाइपोटेनियस होगा ए डी। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड है ए से लेकर ई तक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए से लेकर ई तक का स्क्वायर, प्लस सेकंड साइड ई से लेकर डी तक है, तो ये आ जाएगा ई से लेकर डी तक का स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब आप एक और चीज देखो, इसको और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, यह आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ए से लेकर ई तक देखो, ए से लेकर ई तक, तो ए और ई के बीच में सी है, इसका मतलब आप इसको ए सी प्लस सी ई लिख सकते हो। तो यहां पर हम ए ई की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस, देखो बराबर समझ में आया कि सबको, ए से लेकर सी तक और सी से लेकर ई तक, तो ये ए ई की जगह पर ये आ गया प्लस ई डी का स्क्वायर। चलो अब इसको और आगे बढ़ाते, ए से लेकर डी तक का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से लेकर सी तक, देखो ओके, ए से लेके सी तक क्या है क्यू, प्लस बराबर है ए से लेकर सी तक क्यू है, सी से लेकर ई तक है पी कॉस थीटा, तो मैं यहां पर पी कॉस थीटा लिख सकता हूं ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ई डी ये है और उसकी वैल्यू है पी साइन थीटा का स्क्वायर।
तो देखो आप बराबर समझ में आया कि सबको, मतलब मैंने क्या किया, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC है Q और CE है P cos थीटा और प्लस में ED है तो ED की वैल्यू है P sin थीटा। अब आप देखो AD कौन है, A से लेके D तक R है, एक्चुअली वो P प्लस Q बार है, लेकिन रियल में वो कौन है, R है, रिजल्टेंट। ओके, तो हम इसकी जगह पर R ले सकते हैं। चलो अब ये फिगर मैं बिठा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने बना लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर आप देखो, इसमें AD की जगह पर अब आप रिजल्टेंट यानी R ले सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे R लेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये A बन गया और ये B बन गया, तो A प्लस बी होल स्क्वायर, यानी आप यहाँ पर बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB मतलब 2 टाइम्स Q इंटू P cos थीटा प्लस B स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाले टर्म का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखो आप बराबर समझ में आया कि सबको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसको मैं PQ लिख सकता हूँ, PQ साइन थीटा प्लस, आप एक काम करो, इन दो लोगों में से P स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। अगर P स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये P स्क्वायर इंटू 1 हो गया यानी P स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी ये वाला P स्क्वायर इंटू 1 मैंने P स्क्वायर लिख दिया हूँ, उसके बाद Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ इंटू कॉस थीटा, और फिर ये R का स्क्वायर हटा लो। तो जैसे ही हम R का स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ इंटू कॉस थीटा। आप लोग देखो, यही फॉर्मूला हम लोगों को मालूम करना था। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर हैं P और Q और उनके बीच का एंगल अगर मान लो थीटा है, तो जब आप उनको ऐड करेंगे, मतलब उनको जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए उनको जब आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इतनी होगी, P स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ कॉस थीटा। ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा को बेस बनाकर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के केस बना सकते हैं। ओके, और ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जब आप आगे मतलब बोर्ड के लिए और नीट या JEE वगैरह के लिए अगर आप जब तैयार करो तो। ठीक है, अब आप देखो, मैं यहाँ पर आपको केस 1 पहला केस बताता हूँ। सपोज करो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। जस्ट इमेजिन करो कि दो वेक्टर्स जो हैं उनके P बार और Q बार दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 0 है। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 उसी वक्त हो सकता है जब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों। ओके, यानी हम ये मान रहे हैं कि P बार और Q बार दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तब उनके बीच का एंगल 0 होगा। ओके, अगर थीटा 0 है तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप याद रखो, cos 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर लेना पड़ेगा 1। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स PQ को मैं बीच में लिख लेता, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ये नंबर खुद ही आएगा, प्लस Q स्क्वायर। और अब आप देखो ये क्या बन गया, R इज इक्वल टू अंडर रूट ये A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर जैसा हो गया। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो P प्लस Q का स्क्वायर। अब अंडर रूट में ये P प्लस Q ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलेगा R इज इक्वल टू P प्लस Q। मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे, उनके बीच का एंगल 0 हो,
तब उनका रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्ट उनके एडिशन के बराबर होता है, P प्लस क्यू के बराबर। यानी उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ओके, ये हो गया केस 1। अब हम केस सेकंड पर आते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कॉस सेकंड के अंदर कि मान लो केस सेकंड के अंदर थीटा इज इक्वल टू सपोज करो 180 डिग्री है। ओके, जब आप थीटा को 180 लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब याद करो, एंगल 180 डिग्री उस वक्त होता है दो वेक्टर्स का जब वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हों। ओके, पैरेलल होना और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना, उसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे 180 डिग्री। तो अब ये चीज़ जो है कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 यहाँ ला के रख दो, तो ये फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, और अब इसके अंदर आप देखो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू √p²। -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म निगेटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा p² माइनस 2pq प्लस q²। और अब ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a माइनस b होल स्क्वायर जैसा। इसका मतलब ये हो जाएगा p माइनस q का स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट के अंदर p माइनस q का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा R इज इक्वल टू p माइनस q। तो यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात हमको नज़र आई कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ओके, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके डिफरेंस के बराबर आएगा। ओके, ये एंटी पैरेलल होने में रिजल्टेंट हमेशा डिफरेंस आता है, और पैरेलल वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट हमेशा सम के बराबर आता है, यानी एडिशन के बराबर आएगा। ओके, ये हो गए दो इंपॉर्टेंट केसेस। अब हम यहाँ पर तीसरा केस ले सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे केस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम वेक्टर्स को या तो पैरेलल लेते या एंटी पैरेलल लेते, या फिर कभी कभार हम उनको परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं। तो चलो केस थर्ड हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ले लेते हैं। केस थर्ड, सपोज करो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, अब आप लोग देखो, अगर थीटा 90 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 90 डिग्री, और ये वैल्यू होती है 0, क्योंकि कॉस 90 हमेशा 0 होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ ला के रख सकते हैं इस फॉर्मूले में। ये क्या हो जाएगा, आप देखो, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2 टाइम्स pq, और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू √p² प्लस q², और 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये टर्म गायब हो गई, तो बस ये इतना बचा। इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या आ गया, √p² प्लस q²। तो ये फॉर्मूला रहेगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, चलो, मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जो है वो आपको बता देता हूँ। पहले इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है तो वो है एंगल का, कि दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, मैं एक बार उसी फिगर को डबल से बना देता हूँ। मान लो कि हमने ये p बार वेक्टर लिया, इसके बाद हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ से एक सीधी लाइन, और सपोज करो यहाँ तक एक वेक्टर है जिसका नाम है q बार वेक्टर। ओके, फिर हमने इससे पैरेलल वे में हमने यहाँ पर एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए थे। एक्चुअली ये लाइन ऐसी सीधी आना चाहिए। तो ये p बार है, तो ये भी सपोज करो कि p बार है इस जगह पर, इस तरह से। यहाँ पर ये भी q बार हो गया, इससे पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है ऐसे, और ये r बार है। और यहाँ हमने एक लाइन इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे इस जगह पर, इनके नाम रख दिए थे A B C D, और ये वाला पॉइंट E। ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो साइड है, अब ये P है तो फिर ये भी P होगा,
और उस लिहाज से देखा जाए तो ये बन जाएगा P cos थीटा, और उस हिसाब से अगर ये साइड की बात करेंगे ये बन जाएगा P sin थीटा। ओके, अब आप देखो, अगर आपको P और Q इन दो लोगों के बीच के एंगल यानी थीटा एंगल जो है इसको लेकर अगर एक फॉर्मूला डिज़ाइन करना हो तो आप क्या करो कि ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू देखो। ओके, इस मरतबा हमको क्या करना है, tan थीटा बराबर, अब tan की जो डेफिनेशन है वो होती है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एक बार फिर से सुनो आप लोग, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब एंगल थीटा यहां पर ये वाला एंगल है और इसमें ये एंगल यहां पर है, तो अपोजिट साइड होगी P sin थीटा और एडजेसेंट साइड होगी P cos थीटा। तो इस लिहाज से आप इसके लिए मतलब दो वेक्टर्स के बीच के लिए अगर आपको फॉर्मूला डिज़ाइन करना हो तो आप उसको सिर्फ ये छोटे ट्रायंगल में आप कर पाएंगे, लेकिन बड़े ट्रायंगल में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब बड़े ट्रायंगल के लिए हम एक नया फॉर्मूला, एक नई चीज़ हम करने जाएंगे। हम एक काम करते हैं, ये जो R बार वेक्टर है हम ये देखेंगे कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाया और वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया। तो वर्टिकल के साथ में जो एंगल है उसको तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये वाला एंगल जो है ये एंगल अल्फा है। ओके, अब जिस एंगल अल्फा की मैंने बात किया हूं उसके लिए पहले ट्रायंगल को डिसाइड कर लो। देखो, ट्रायंगल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये वाला है। ओके, ये तीन पॉइंट्स को लेकर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल 90 का है और ये वाला एंगल अल्फा है अंदर का। इसके लिए अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अगर बनाना हो तो मैं यहाँ पर tan थीटा की बजाय tan अल्फा का फॉर्मूला बनाऊंगा। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो सकता है, अपोजिट साइड ये होगी, मतलब ये हो जाएगा P sin थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड को ना ये वाली AE, तो AE जो है अगर ये एडजेसेंट साइड है तो ये आ जाएगा Q प्लस P cos थीटा। क्लियर? एक बार फिर से आप देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल बना है, पहले मैंने आपको ये बताया कि एंगल थीटा को हम क्यों यूज नहीं कर सकते। ओके, एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड Q, और एंगल अल्फा कौन है, एंगल बिटवीन R एंड हॉरिजॉन्टल। रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वो अल्फा। आप याद रखना, अल्फा को डायरेक्शन भी कहते हैं। हम आगे चलकर इसको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के नाम से भी पढ़ने वाले हैं। ओके, यानी एक्चुअली ये जो अल्फा जो होता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको समझ में आया ये सब, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख ही देता हूँ उसको। देखो, ये ट्रायंगल के अंदर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से वाली, AED की, और इसमें अगर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला लूंगा तो वो फॉर्मूला आएगा अपोजिट साइड मतलब DE डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मतलब AE, और AE का मतलब क्या है, AC प्लस CE, इसलिए मैंने AE प्लस CE ले लिया। AE की वैल्यू है Q और CE की वैल्यू है P cos थीटा। ओके, चलो अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में इन दोनों टर्म्स को आप एक काम कर सकते हैं, इसको साइन थीटा, या ठीक है इतना काफ़ी है इसको, मतलब और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेशन में ना डालते हुए अगर मैं इसको दोनों साइड को कॉस से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये tan थीटा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर 1 अपॉन कॉस यानी सेक थीटा आ जाएगा। तो फिलहाल आप इसको बस इतना ही ध्यान में रखो कि ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये tan को इधर शिफ्ट कर सकते। अगर आपने tan को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। ओके, इतना आप कर सकते हैं एंगल अल्फा के लिए, एंड अल्फा इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लेकर जो डिटेल्स मतलब हमसे एक्सपेक्टेड है इस बुक के मुताबिक, हमारे नए सिलेबस के मुताबिक, वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा आज का आखिरी जो टॉपिक है वो है
रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब किसी वेक्टर को अगर आपको रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर अगर आपको दिया है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब आप देखो रिजॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम ना लेते हुए हम सिंपल वे में पहले 2 डायमेंशनल सिस्टम ले लेते हैं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दोनों ने क्रॉस किया पॉइंट ओ पर, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, ओरिजिन से हम किसी पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हूं, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का की पोजीशन दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट ओ को रेफरेंस बनाकर एक पोजीशन वेक्टर पहले तैयार कर लेते थे। मान लो मैंने यहां पर एक वेक्टर तैयार किया हूं पॉइंट पी तक। अब जैसे ही मैं ये वेक्टर बनाऊंगा तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर बार, मान लो कि उसकी वैल्यू जो है वो आर बार है वो वेक्टर की, और उसने एक पर्टिकुलर एंगल बनाया है थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में उसने एंगल थीटा बनाया है। तो अब हम एक काम करेंगे कि ये जो आर बार वेक्टर है हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा ऐसा लेकर आएंगे नीचे और एक टुकड़ा ऐसा लेके जाएंगे ऊपर। दोबारा से देखो आप लोग, इसके जो 2 टुकड़े हमको करना है, तो हम इसके टुकड़े कैसे करेंगे, हम उसका एक टुकड़ा ऐसा बनाएंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका एक टुकड़ा ऐसा बनाएंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर मैं इसको नीचे लाता हूं, यानी यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस जगह पे लाता हूं, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। और अगर मैं इसको पकड़कर ऐसा ला लेता हूं तो फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर डालकर इसको ऐसा ले सकते हैं, तो ये वाली जो साइड बनेगी इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ये उस वेक्टर आर बार का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके मुताबिक 2 कंपोनेंट्स के अंदर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसको आप तोड़ सकते हो 2 अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, जिनमें से एक का नाम रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक का नाम रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, चलो अब इसका मीनिंग, अब हम इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ओके, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट का नाम ए रख दो और ये वाला जो पॉइंट है सपोज करो इसका नाम बी रख देते हैं। तो इसमें आप देखो कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, मतलब ये एक एंगल 90 का है। ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ किए थे, मतलब ये वाला एंगल 90 का है। ठीक है, चलो अब आप इसमें एक चीज़ देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ओ ए पी की, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है और ये साइड आर है। तो मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करके साइन और कॉस निकाल सकता हूँ। ओके, मान लो कि मैं यहाँ पे पहले साइन थीटा निकालता हूँ। अगर मैंने इस एंगल थीटा का साइन निकाला तो साइन का मतलब होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और अब आप गौर से देखो, इस एंगल के लिए अपोजिट ये है और हाइपोटेनियस ये है, बराबर है। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला होगा। सवाल आएगा कि ये कितना लेंगे। अब ये वाली जो साइड है बेसिकली वो ये है, तो मैं अगर मान लो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम y रख देता हूँ। अगर ये y है तो फिर ये भी y लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या होंगी, y। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है r। अब r को इधर शिफ्ट कर लो, ये आ गया y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू मुझे मिली r साइन थीटा के ऊपर, नहीं सॉरी ये काय की वैल्यू मिली यहाँ पर y की, मतलब ये वाली वैल्यू यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसकी वैल्यू हमको मिली r साइन थीटा। ओके, और अब हम एक काम कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल के अंदर अब कॉस यूज कर लेते। तो अगर हम इसी ट्रायंगल के अंदर कोसाइन को अगर यूज करेंगे तो आप लोग देखो क्या हो सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाली ट्रायंगल में कॉस का मतलब होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड होगी ये वाली,
मतलब ये इतना, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसलिए इसका नाम एक्स रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आ गई आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी वेक्टर आर बार अगर है तो उसके दो कंपोनेंट बन सकते, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा। ओके, क्लियर। तो ये थी कहानी दो अलग अलग कंपोनेंट्स की, कि किसी भी वेक्टर को हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर को में दो कंपोनेंट्स उसके हम बना सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कॉस थीटा वाला होगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा यहाँ पर इस एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आर कॉस थीटा इधर आएगा, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ में आर साइन थीटा, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा आज का ये जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर था ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कवर करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।